আচ্ছা, তো আজকে আমরা তাহলে কি পড়বো? ফ্রিকশন। तो ऑनलाइन स्टूडेंट, जब वीडियो साइलेंट रहेगा इसका मतलब ऑफलाइन के बच्चे लिख रहे होते हैं, तो तुम लोग थोड़ा वीडियो को स्किप करते हुए जाओगे तो तुम लोग को फिर से वीडियो कंटिन्यू मिलेगा, ठीक है। और किसी को अगर वीडियो स्लो लग रहा है तो 1.5x नहीं तो 2x में भी देख सकते हो, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? फ्रिक्शन। अच्छा, तो फ्रिक्शन क्या होता है? उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि अप्लाइड फोर्स का ऑपोजिट में जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन, ठीक है। लिखेंगे थोड़ा डेफिनेशन अच्छे से। व्हेनेवर अ बॉडी moves or tends to move, whenever a body move or tends to move over the surface of another body, comma, a force comes into play which acts a force comes into play another body, comma, a force comes into play which acts parallel to the surface of contact, which acts parallel to the surface of contact and opposes the relative motion, and opposes the relative motion. Opposes the relative motion. This force is called friction force. This force is called friction force. हेडिंग लगाओ, स्टैटिक फ्रिक्शन। this force is called friction. फ्रिक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? मतलब टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, उसका सब हेडिंग क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। लिख लो फिर मैं समझाऊंगा, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन, इट इज द फ्रिक्शन फोर्स Balance and balance. इट इज द फ्रिक्शन फोर्स Types of friction or understand. ठीक है। समझ पा रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? अब लिखना क्या? टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। और उसी के अंडर में क्या आएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। क्या है सब बोलूँगा, पहले लिख लो। The static friction definition. It is the friction force which comes into existence when one body tends to move over the surface tends to move over the surface to move over the surface of other body, but actual motion has not yet started. But actual motion has not yet started. Next point. But actual motion Has not yet started. Next point. If we keep on increasing the applied force, if we next point, if we keep on increasing the applied force
applied force to create movement. Sir, I was wondering if we keep on increasing. The applied force to create movement, then a stage comes The body starts moving. comes when the body then a stage comes when the body is on Create movement. Movement is what? A stage comes. a stage comes when the object when the body or object कुछ भी लिखो is on verge of motion, verge of motion, motion, verge of motion. At that time the friction force is called limiting friction. At that time the friction is called limiting friction. Limiting friction is the next point में limiting at that time friction force is called limiting friction. ठीक है limiting friction is called maximum value of the limiting friction is called maximum value of the kinetic friction, maximum value of the kinetic friction, sorry maximum value of the static friction, sorry maximum value of the static friction. मतलब क्या है सुनो एक्चुअली होता क्या है देखो मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इधर एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, एम देखो ये ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं फ्रिक्शन मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, मैं फोर्स अच्छा ये जो ऑब्जेक्ट है वो अपना वेट को लेके वो नीचे मतलब बैठा हुआ है। क्या तुम कोई भी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करते हो क्या को मतलब क्या वो मूव करना शुरू करता है? तुम्हारा कॉपी के ऊपर तुम एक फोर्स अप्लाई करो, थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करो, क्या वो जाएगा? नहीं, कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करना पड़ता है तब जाके वो जाता है। उसी हिसाब से अगर ये मास अगर बहुत ज़्यादा है, क्या तुम इसको थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करोगे क्या वो मतलब जाना शुरू करेगा? नहीं करता है ना। तो इसका मतलब सुनो, इसका मतलब मान लो मैं 0 न्यूटन 1 न्यूटन अप्लाई किया, नहीं जा रहा है, 2 न्यूटन अप्लाई किया, नहीं जा रहा है, 3 न्यूटन कर 4 न्यूटन किया, नहीं जा रहा है, जब मैं 5 न्यूटन दे रहा हूं ये तब क्या किया? चलना शुरू किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब मैं 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया है ना तब इसका मोशन शुरू हो रहा है। जो मोशन शुरू हो रहा है, शुरू होने के बाद जो मतलब जो फ्रिक्शन आता है उसको हम लोग मतलब क्या बोलेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन। अब क्या मोशन शुरू हुआ है 0 में? नहीं। क्या 1 में शुरू हुआ है? नहीं। क्या 2 में मोशन शुरू हुआ है? नहीं। 3 में शुरू हुआ है? नहीं। 4 में शुरू हुआ है? नहीं। तो 4 को हम लोग क्या बोलेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि 4 तक क्या हुआ? कोई मोशन नहीं हुआ। बात को समझो, जब मैं इधर 0 न्यूटन अप्लाई कर रहा था ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, रेस्ट पे था, इसका मतलब क्या? जब मैं इसको ऐसे खींच रहा हूँ मतलब ये पीछे से उसको और कोई खींच रहा है, इसीलिए वो मेरा फोर्स को कैंसिल कर दे रहा है। जब मैं 1 न्यूटन अप्लाई किया तब भी कोई मोशन नहीं है, इसका मतलब क्या है? ऑपोजिट में कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है जो कि 1 न्यूटन के साथ सेम है, तभी ना बॉडी का कोई मोशन हुआ नहीं। जब मैं 2 न्यूटन अप्लाई किया इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट के को ये ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई ना कोई 2 न्यूटन फोर्स का दे रहा है, इसीलिए वो कैंसिल हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया। जब मैं 3 दे रहा हूँ ऑपोजिट में कोई 3 अप्लाई कर रहा है, जब मैं 4 दे रहा हूँ ऑपोजिट में कोई 4 अप्लाई कर रहा है, जब मैं 5 दे रहा हूँ और उसके पास कोई ना कुछ है, उसके पास और टेंडेंसी नहीं है फोर्स मतलब और फोर्स अप्लाई करने का, अब मेरा बॉडी चल पड़ा। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन एक वेरिएबल फ्रिक्शन है? क्या स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फिक्स वैल्यू है? जब मैं 1 दे रहा हूं तब वो 1 दे रहा है, जब मैं 2 दे रहा हूं तब वो 2 दे रहा है
है ना। जब मैं 4 दे रहा हूं तब भी वो 4 दे रहा है। अब जब मैं 5 दे दिया, इसका कैपेसिटी उतना ही था, ये इसका लिमिट है। लिमिट जब मैं क्रॉस कर दिया तब मेरा बॉडी चल पड़ा। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है, जितना फोर्स अप्लाई हो रहा है ना उसी हिसाब से वेरी करता है। ये मेन कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, वेरिएबल है, एक नाम बस स्टैटिक है। मैं जितना फोर्स अप्लाई करूंगा वो उसी हिसाब से फोर्स को बढ़ाते जाएगा। मैं अगर 2 दे रहा हूं ना, वो अपोजिट में 2 ही देगा, वो 4 नहीं देगा। अरे उसके पास मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 4 न्यूटन। अरे व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन ना, उसके पास मैक्सिमम वैल्यू कितना 4 है। लेकिन मैं जब 2 दे रहा हूं ना, वो अपने तरफ 2 ही दे रहा है, अपोजिट में वो नहीं देगा 4। जब मैं 4 दूंगा तब वो 4 देगा। बात समझ में आ रहा है? जब मैं लिमिट क्रॉस करूंगा मेरा ऑब्जेक्ट चलना शुरू होगा। ठीक है, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन किसका वैल्यू के साथ सेम होता है, अप्लाइड फोर्स के साथ सेम होता है। कब सेम होगा, जब बॉडी मेरा रेस्ट में होगा। बात समझ में आ रहा है? क्या मैं ये लाइन लिख सकता हूं, देखो तो, व्हेन ऑब्जेक्ट is at rest, then static friction Fs is equals to force applied, इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, वो अप्लाइड फोर्स के साथ वेरी करता रहेगा। समझ में आ रहा है? लिख लो। तो मेरा ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, इसका वैल्यू Fs मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसका वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगा, से लेके 0 तक। क्या स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फिक्स फॉर्मूला है? नहीं, इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं, ये वेरी करता रहेगा। हाँ, ये इससे छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा। अच्छा, तो फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन का क्या फॉर्मूला है, Fl। लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है, म्यू एस इंटू एन। एन मतलब क्या, एन मतलब क्या है, ये देखो, ये नीचे क्या अप्लाई होता है, mg, ऊपर क्या अप्लाई होता है, r। r तो ठीक है, तुम लोग अगर r ले रहे हो तो इसको r लिखो, रिएक्शन फोर्स। ठीक है, हाँ बोलो। F लिमिटिंग, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, n भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, n। r और n बोलते हैं, ठीक है। बुक में तो n ही लिखा जाता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, ये मेरा किसका फॉर्मूला है, Fl का। लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये एक वेरिएबल क्वांटिटी होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हो गया लिखना, ठीक है। म्यू एस बोल रहा हूं। म्यू एस मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ, क्या बोला, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन करते हैं। देखो अच्छा, देखो तो ये क्या है, मान लो ये 4 kg एक ब्लॉक रखा हुआ है, मैं इधर इसको फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, 6 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो मिट्टी के साथ इसका
कोइफिशिएंट कितना है, एक रफ सरफेस है, म्यू एस कितना होगा 0.2, ठीक है, म्यू एस कितना है 0.2। तो बोला है कि फाइंड फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन। ये नहीं बोलेगा कि कौन सा फ्रिक्शन है, ठीक है, तुमको फाइंड करना पड़ेगा ये कौन सा फ्रिक्शन। अच्छा, तो मेरा पहला फॉर्मूला क्या है, मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। एफ एल क्या है, म्यू एस इंटू एन या आर, कुछ भी लिखो, म्यू एस। अच्छा, एन का वैल्यू क्या है, एम जी, अरे एन इक्वल टू एम जी होता है ना, एन इक्वल टू एम जी। और जी क्या है 10, तो क्या होगा 8 न्यूटन। क्या हो रहा है 8 न्यूटन। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, 8 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है। कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। तो मेरा इधर अप्लाइड फोर्स कितना है 6 न्यूटन है, फ्रिक्शन फोर्स कितना हो रहा है 8 न्यूटन। बॉडी मूव करेगा, क्या बॉडी मूव करेगा, अप्लाइड फोर्स हो रहा है 6 न्यूटन, फ्रिक्शन फोर्स हो रहा है ऑपोजिट में, कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है 8 न्यूटन। ध्यान से, ये क्या है 4 kg, मैं अप्लाई कर रहा हूँ 6 न्यूटन, पीछे मिट्टी के साथ वो 8 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है ना। तो क्या होगा, तो क्या होगा, बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी अगर रेस्ट पे होता है तो मेरा फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है, अप्लाइड फोर्स के साथ सेम होता है। बॉडी कब मोशन करता है, बॉडी का मोशन पॉसिबल कब है, जब मेरा अप्लाइड फोर्स का वैल्यू ना लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा, तब जाके पॉसिबल है। इसको मैं बार बार अभी मतलब बोलूँगा, क्या बोला, मोशन कब पॉसिबल है, बोलो, बॉडी मूव्स कब, ये बॉडी कब मूव करेगा, जब मेरा एफ अप्लाइड, जब मेरा एफ अप्लाइड इज ग्रेटर दैन, क्या होगा, एफ लिमिटिंग, एफ लिमिटिंग। जब लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा अप्लाइड फोर्स, तब जाके बॉडी का मोशन आएगा। अगर मोशन में नहीं आ रहा है, बॉडी अगर रेस्ट पे है, क्या बोल रहा हूँ अभी, फिर मैं इधर लिखा था थोड़ी देर पहले, फिर से लिख रहा हूँ, बॉडी अगर रेस्ट पे है, बॉडी रेस्ट पे है, तो क्या होगा, एफ अप्लाइड जो होगा वही होगा क्या, एफ स्टैटिक, एफ एस का वैल्यू, ये इसको ध्यान में। तो इधर मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा, क्या 8 होगा, 8 मेरा किसका वैल्यू है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू है। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये जो मिट्टी में ऐसे खुद को दबा के बैठा है, वो मैं जब 6 दे रहा हूं वो भी 6 ही देगा। वो मैं जब 6 न्यूटन फोर्स में उसको खींच रहा हूं ना, वो भी ऑपोजिट साइड में 6 न्यूटन फोर्स ही दे रहा है, तब भी जो वो बॉडी क्या करे, मूव नहीं करेगा। मैं अगर 7 दूंगा, पीछे वो 7 ही देगा, वो मैं जब 8 दूंगा वो भी 8 देगा। अब जब मैं 9 दूंगा तब मेरा बॉडी चल पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है, समझ मतलब पा रहे हो ना। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, अपना वैल्यू को चेंज करता रहता है अप्लाइड फोर्स के साथ। बॉडी रेस्ट पे है, इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन तो काम कर रहा है, इसका मतलब अप्लाइड फोर्स के साथ वो सेम होगा। क्या इधर बॉडी मूव कर रहा है, नहीं, तो बॉडी क्या होगा, रेस्ट पे है, क्या होगा ऑब्जेक्ट, बॉडी इज एट रेस्ट। बॉडी अगर रेस्ट पे है तो एफएस क्या होगा, एफएस क्या होगा, अप्लाइड फोर्स के साथ सेम होगा। इधर अप्लाइड फोर्स क्या है 6 न्यूटन, तो मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा 6 न्यूटन, 8 न्यूटन नहीं होगा, 8 न्यूटन लिमिटिंग है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है। बात को समझो, समझ पा रहे हो ना। अच्छा, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो जल्दी, प्रॉपर्टी लिखा। इसको लिखने के बाद हेडिंग लगाना है काइनेटिक फ्रिक्शन। So इधर की लिखिए बॉडी इज एट रेस्ट,
नेक्स्ट लिखो काइनेटिक फ्रिक्शन। हाँ, हटा रहा हूँ। Yeah. ये दो दो लाइन में नहीं हटाऊंगा, ये काम में आएगा अभी बार बार। काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा तो लिखो, छोटा सा डेफिनेशन लिख लो फिर हम करेंगे। लिखो द काइनेटिक फोर्स, सॉरी द फ्रिक्शन फोर्स दैट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, ऐसे लिखो 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 लिखो। द फ्रिक्शन फोर्स दैट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस when one object is actually moving, when one object is actually moving over the surface of another object. So the friction force that comes into existence when One object is actually moving an object is actually moving over the surface of other object, ठीक है, is called kinetic or dynamic friction. Is called kinetic or dynamic friction. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ surface area of contact. Kinetic friction is independent of surface area of contact. Surface area of Contact. Next point, kinetic friction is independent of speed of sliding, independent of speed of sliding, speed of sliding. speed of sliding, provided that the resulting heat, provided that the resulting heat जो प्रोड्यूस होता है ना फ्रिक्शन के लिए, हाँ, resulting heat does not alter the condition of the surface. ठीक है, does not alter the condition of the surface, provided that the resulting heat does not alter the condition of the surface. ठीक है, ये थोड़ा थ्योरी था कि स्लाइडिंग के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है और सरफेस और कॉन्टैक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अच्छा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एफ के, याद रखना, फ्रिक्शन मतलब स्मॉल एफ होगा, फोर्स मतलब कैपिटल एफ होगा। अपने हिसाब से सिंबल मत, मतलब चेंज मत करना। क्या होता है उसका वैल्यू? म्यू के इंटू एन, और कोई लिखता है म्यू के इंटू आर। ये आर हो या एन हो, ये दोनों क्या है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ये। ठीक है, ये दोनों क्या है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, और म्यू के क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ना, ये जो ऑब्जेक्ट का मटेरियल और जो सरफेस का मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब ये जो सरफेस कितना रफ है वो इसको इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, कितना रफ सरफेस है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। मैं क्वेश्चन ड्रॉ कर रहा हूँ। 4 kg 20 न्यूटन। ठीक है, इधर म्यू एस है 0.6, म्यू के है 0.4। क्या क्वेश्चन है? फाइंड फ्रिक्शन
फाइंड फ्रिक्शन फोर्स और नेक्स्ट क्या है, एंड एक्सेलरेशन ये Find friction and acceleration. acceleration। अच्छा चलो तो फिर मतलब पहला काम क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन को चेक करना होता है ना। पहला काम तो लिमिटिंग फ्रिक्शन को चेक करेंगे। एफ एल इक्वल टू क्या होगा, म्यू एस इंटू एन, है ना। म्यू एस क्या है 0.6, एन मतलब एम जी है, तो 0.6 इंटू 24 न्यूटन। कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, 24 न्यूटन। क्या ऑब्जेक्ट मूव करेगा, देखो कैसे मूव करेगा। हाँ क्या फ्रिक्शन फोर्स, एफ एल लिमिटिंग फ्रिक्शन है। पहला काम होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन चेक करने के लिए, कि बॉडी मूव कर रहा है कि नहीं, वो तो चेक करो पहले। तो मुझे क्या मिल रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन 24। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हो रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन बड़ा हो रहा है किससे, अप्लाइड फोर्स से, एफ अप्लाइड से, ये सर नो। तो ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में। किस में है ऑब्जेक्ट, रेस्ट। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो मेरा कौन सा फ्रिक्शन मतलब आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये किस वैल्यू के साथ सेम होता है, अप्लाइड फोर्स के साथ सेम होता है। तो इसका वैल्यू फिर कितना होगा, 20 न्यूटन। समझे। अब सेम क्वेश्चन सेम है, बस मैं मास को बदल दिया। मास को क्या कर दिया, 2 kg, क्या कर दिया 2 kg। अब तुम बनाओ, इतना लिखना हो गया, पहले लिखना हो गया। हाँ हटा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इसको तुम करो। पहला काम क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन चेक करना है। बॉडी स्टैटिक है कि मूवमेंट कर रहा है, इसका मतलब मुझे लिमिटिंग फ्रिक्शन चेक करना पड़ेगा। पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन चेक करो लिमिटिंग फ्रिक्शन चेक। एफ एल इक्वल टू क्या होगा, म्यू एस इंटू एन, 0.6 इंटू एम जी, तो क्या होगा 12 न्यूटन। 12 न्यूटन मतलब क्या है, बॉडी मोशन पे है ना। क्यों, क्योंकि मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। किससे, एफ अप्लाइड से। इसका मतलब बॉडी क्या होगा, मोशन में आएगा। बॉडी क्या होगा, मोशन। अगर बॉडी मोशन में आ रहा है तो मेरा कौन सा फ्रिक्शन काम में आएगा, बॉडी अगर मोशन में है तो मेरा कौन सा फ्रिक्शन काम में आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन काम में आएगा। मोशन में आ गया ना, अब काइनेटिक फ्रिक्शन काम में आएगा। तो एफ के क्या होगा, म्यू के इंटू एन। अब चलो, तो म्यू के कितना है, 0.2। एम इक्वल टू एम जी होता है, तो 0.2 इंटू एम कितना है 2 इंटू जी कितना 10, तो कितना होगा 4 न्यूटन। क्या होगा फ्रिक्शन फोर्स, 4 न्यूटन। है ना। ओ सॉरी, ये 0.4 है, सॉरी 0.4 है। हाँ तो ये वही 8 न्यूटन है, 8 न्यूटन। ये 0.4 था ना म्यू के, इसीलिए 8 न्यूटन। अब क्या है, एक्सेलरेशन पूछा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा बोलो। ये मेरा ऑब्जेक्ट है ना, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैं इधर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, 20 न्यूटन। इसमें फ्रिक्शन फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है 12 है, लेकिन बॉडी क्या हो रहा है, चल पड़ रहा है ना, मतलब मोशन में है तो मेरा कौन सा फ्रिक्शन आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। और मुझे लिमिटिंग फ्रिक्शन के साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं रहेगा। बार बार बोल रहा हूँ, बॉडी अगर मोशन में आ गया है, लिमिटिंग फ्रिक्शन चेक कर लिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन से अप्लाइड फोर्स ज़्यादा है, इसका मतलब बॉडी मोशन पे है। अगर मोशन पे है तो अभी मेरा काइनेटिक फ्रिक्शन काम में आएगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जब कम्स टू प्ले आ रहा है तब 8 न्यूटन हो रहा है, तब ये 8 न्यूटन इधर लिखूंगा। ये क्या है, 2 kg है, और ये बॉडी किस तरफ जाएगा, ऑब्वियसली इस तरफ जाएगा। तो क्या लिखूंगा, माइनस दिस फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जो वो लिख रहे थे। तो 12 इक्वल टू 2a, तो a कितना होगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
बोलो, समझ में आया? इसका मतलब देख पा रहे हो, जब स्टैटिक था ना उसका फ्रिक्शन देखो ज़्यादा था, है ना। लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन से देख पा रहे हो कम है। क्या, सॉरी मतलब क्या बोला, सॉरी, लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू ज़्यादा है, काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कम है। देखो ध्यान से, जब मैं बॉडी के ऊपर 3 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, वो भी मुझे 3 दे रहा है ना। कितना तक देगा? 12 तक। जब मैं 11 अप्लाई कर रहा हूँ तब वो मुझे 11 देगा। क्योंकि इस बॉडी का मैक्सिमम कितना है? 12 मैक्सिमम। जब मैं 13 अप्लाई किया वो बॉडी क्या हो रहा, चल पड़ा। अब मैं कितना अप्लाई किया हूँ? 20। इसका मतलब क्या है? वो काइनेटिक फ्रिक्शन है। काइनेटिक फ्रिक्शन काम में आ गया। देखो जब काइनेटिक फ्रिक्शन काम में आ जाएगा ना तो जो ओवरऑल फ्रिक्शन है वो घट जाता है। काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कम होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन से, ठीक है। उस पॉइंट को लिखना है, लिखो। काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, ऑलवेज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन, ऐसे लिखो, ऑलवेज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। স্যার মোশনে কি করে কি কাইনেটিক ফ্রিকশনই গ্যাস আছে? काइनेटिक फ्रिक्शन माने कि একটা ऑब्जेक्ट যখন मोशन जब मोशन में आ रहा है तभी भी तो उसके ऊपर फ्रिक्शन है। तुम देखो ना तुम्हारा चप्पल फिर कैसे मतलब घिस रहा है अगर फ्रिक्शन नहीं है तो वो फ्रिक्शन क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन है ना। चक्का मतलब जो बाइक का टायर मतलब जो टायर हुआ है ना वो सब मतलब 6 साल के बाद क्या होता है? घिस जाता है ना, पूरा प्लेन हो जाता है। तो कहाँ से आया? वो भी तो मतलब मूव कर रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से वो सब चला गया, ठीक है। अच्छा सुनो, तो इधर एक ग्राफ है। ग्राफ बनाने से पहले क्या लिखोगे? ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये हमेशा कम होगा किससे? लिमिटिंग फ्रिक्शन से। लिमिटिंग फ्रिक्शन से देखो ये क्या है? अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स। और इधर क्या है मेरा? लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। इधर मैं फ्रिक्शन को ड्रॉ करूँगा, ठीक है। देखो ये पहले क्या होगा तो बोलो, मैं जब 4 न्यूटन अप्लाई करूँगा वो मुझे 4 न्यूटन देगा। मतलब इसके साथ क्या होगा? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनली चलता है ना। जाऊंगा जब मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन में पहुंच जाऊंगा, FL। जब मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन में पहुंच जाऊंगा तब क्या होगा? इसका वैल्यू घट जाएगा। ये मेरा कौन सा वैल्यू है? ये FL है। ये क्या है? FK है। देख पा रहे FK का वैल्यू थोड़ा घट गया है जब बॉडी मोशन में आ गया। अब इस टाइम में बॉडी क्या है? रेस्ट पे है। इस टाइम में बॉडी क्या है? ध्यान से समझो इसको। इस टाइम में बॉडी क्या है? इस टाइम में रेस्ट पे है। बॉडी अगर रेस्ट में तो क्या होगा? फोर्स अप्लाइड जो होगा, बार बार बोल रहा हूँ, वही होगा मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन। बात समझ में आया? इस रीजन में क्या है? रेस्ट में है। जब मैक्सिमम पहुंच गया लिमिटिंग हो गया। अब जब बॉडी चलने लगेगा अब तो फ्रिक्शन थोड़ा घट जाता है ना। हो गया? बोलो। हाँ
चलो एक क्वेश्चन करो। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इधर क्या लिखोगे? फ्रिक्शन। हाँ, ये अप्लाइड फोर्स और ये फ्रिक्शन का ग्राफ है। ठीक है, अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन के बीच में ग्राफ है। ठीक है, देख। अच्छा, तो एक तो वीडियो ना अगला से तो नीचे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक रफ सरफेस है, इसके ऊपर मैं एक 1 kg का ब्लॉक रखा हूँ और मैं इसके ऊपर फोर्स कितना अप्लाई कर रहा हूँ? 40 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, और ये जो सरफेस है उसमें म्यू एस दिया है 0.3, म्यू के दिया है 0.2। फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। अच्छा, क्वेश्चन का सुनो। अच्छा, इधर फ्रिक्शन फोर्स कौन सा डायरेक्शन में होगा? फ्रिक्शन फोर्स कौन सा डायरेक्शन अप्लाई होता है? बॉडी जहां पर मूव करेगा या मूव करने का चांसेस होगा उसके ऑपोजिट में एक्ट करता है। तो इसमें अगर इधर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, मैं एक चीज को ऐसे रोक रहा हूं, ऐसे, इसका मतलब वो क्या है? नीचे गिरने वाला है। अगर फोर्स, अगर वो नीचे, अगर उसका मोशन नीचे है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा? ऊपर। तो फ्रिक्शन फोर्स टेंड्स टू मूव कर कैसे करेगा? ऐसे। फ्रिक्शन फोर्स ऐसे, ये एफ है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है, इसका मतलब पहला काम मेरा क्या है? फिक्स में कर चुका हूं, क्या है? एफ एल निकालना, म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इंटू एन। इतना बातें तो मुझे निकालना पड़ेगा। पहला काम तो मेरा ये है, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना। समझ में आ रहा है नंसी? तो क्या होगा? म्यू एस 0.3 और ये कितना है? एन, मतलब एन मेरा कितना है बोलो? 40। हाँ, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ना। नीचे कितना एक्ट हो रहा है? 1 g। ये 1 ग्राम नहीं है, मास इंटू ये मेरा W है ना, वेट इक्वल टू mg। हाँ, ये ग्राम नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। हाँ, तो क्या होगा? तुम बोलो सर इधर एन, अरे एन मेरा क्या है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। मैं ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ ना, तो नॉर्मल मेरे पास इधर ऐसे आ रहा है, तो कितना हो रहा है? ये 12 न्यूटन। कैसे फोर्स अप्लाई हो रहा है? 12। तो मेरा फ्रिक्शन फोर्स कितना काम कर रहा है ऊपर? 12 न्यूटन। बोलो क्या कर रहा है? इतना 12 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? 12 न्यूटन। अच्छा, अब मेरा बॉडी मूव कर रहा है या रेस्ट पे? मूव कर रहा है या रेस्ट पे? लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना मिल रहा है मुझे? 12 न्यूटन। अच्छा, ये ऐसे है, इसका मतलब क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब इधर 12 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है। क्या इतना बातें समझ में आ रही है? ये जो फ्रिक्शन फोर्स है कितना आया? 12 न्यूटन। नीचे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है? अरे वेट जो है वही तो मेरा फोर्स है, वेट जो है वही तो मेरा अप्लाइड फोर्स है। कितना है? 1 इंटू जी। जी कितना है? 10। तो कितना हुआ? 10 न्यूटन। नीचे 10 न्यूटन अप्लाई हो रहा है, ऊपर फ्रिक्शन इसको खींच के मतलब पकड़ा है कितने किसे में? 12 में। क्या बॉडी मूव होगा? क्या बॉडी मूव होगा? बॉडी मोशन में नहीं है। मोशन में नहीं है तो क्या होगा? रेस्ट पे। क्यों मोशन में नहीं है? समझ में आया? एफ एल क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है किससे? एफ अप्लाइड से। तो बॉडी क्या रेस्ट पे है? बॉडी का रेस्ट पे है तो कौन सा फ्रिक्शन काम में आता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू वैल्यू क्या होता है? एफ अप्लाइड के साथ सेम होता है। अप्लाइड फोर्स क्या है? 10 न्यूटन। तो इसका वैल्यू क्या होगा? 10 न्यूटन। जो आंसर 12 न्यूटन लिख के आएगा गलत होगा आंसर। 12 न्यूटन क्या है? ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है ही नहीं। बात समझ में आया? हाँ, ठीक है। अब हेडिंग लगाओ, हेडिंग लगाओ एंगल ऑफ फ्रिक्शन।
एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज, तो वो लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज, थोड़ी देर में आएगा, ठीक है। अभी के लिए लिखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन, लिखे सिंबल क्या है लेमडा। স্যার আজকে না একটা ইনস্টাতে রিল দেখছিলাম, দেখছি নাকি প্লাস্টিক নাকি রিফিল ठीक है, लिखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन। हाँ, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो क्या होता है सुनो एंगल ऑफ फ्रिक्शन, डेफिनेशन लिख लो फिर समझा रहा हूं। द एंगल which the resultant of the force, the angle which the resultant of the force of limiting friction, force of limiting friction and normal reaction makes with the direction of normal reaction is called angle of friction, क्या मतलब है, ये एक एंगल है, किसके किसके तरफ बोल रहा है आदित्य, एक बार और एक बार पढ़ो डेफिनेशन को। The angle is the resultant of the force of limiting friction and normal reaction makes with the direction of normal reaction is called angle of friction. यस, है ना। मैं अगर अप्लाइड फोर्स अगर मेरा ऐसे है, ध्यान से देखो, अगर मेरा अप्लाइड फोर्स ऐसा है ना, तो मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन इस तरफ जाएगा 90 degree. mg होगा, तो इसका रिजल्टेंट और क्या रिजल्टेंट, ये इसको लिख रहा हूं रिजल्टेंट एंगल को नहीं, ये एंगल को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, लैम्डा, क्या बोलते हैं, लैम्डा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और एक बार डेफिनेशन पढ़ो समझ में आएगा। द एंगल which the resultant of the force of limiting friction and normal reaction और limiting friction का जो resultant होगा with the direction of the normal reaction के साथ, उसी को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, क्या बोलेंगे उसको, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। समझ में आया? अच्छा, अब अगर सुन लो, खत्म नहीं हुआ है। अगर ये FL है तो देखो तो क्या ये भी FL होगा, देखो ये अगर पैरेलल है ये भी तो इसके साथ पैरेलल है, ये अगर FL है ये भी इसके साथ FL होगा, बोलो। ये अगर N है ये इसके साथ पैरेलली N होता है ना, उसी तरह तो क्या होगा, बोलो टैन लैम्डा, ये अगर थीटा है तो ये P, ये 90 डिग्री B होता है, बोलो FL डिवाइडेड बाय N। अरे ध्यान से देखो, ये क्या है, लैम्डा है, ये अगर FL होगा ये भी FL होगा, अगर ये FL है तो ये क्या है, P 90 डिग्री, ये B है तो P बाई B होता है, P बाई B लिखा, क्या होता है इसका फॉर्म, तो tan लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, म्यू S,
क्या होगा म्यू एस। बस है अपनी खाली 5 मिनट। ठीक है, सर रुकिए सर रुकिए। लिखो। लिखो hence the coefficient of static friction is, इसके नीचे लिखना hence the coefficient of static friction is equal to the tangent of the coefficient of static friction is equal to the tangent of angle of friction। चुप रहो, हमें बोलूँगा, रुक जाओ, रिपीट मत करना, ऑनलाइन में रिकॉर्डिंग होता है। The coefficient of static friction is equal to the tangent of angle of friction। tangent of angle of friction। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 मार्क्स पूछ लेता हूँ। एंगल ऑफ रिपोज, इधर एक तारा बनाओ, एक तारा बना लो इधर। इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, अच्छा सुनो, लिखो, पहले लिख लो, मेरे में समझाऊंगा, ठीक है। द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन the minimum angle of inclination of plane with the horizontal, the minimum angle of inclination of plane with the horizontal at which the body placed on the plane just begins to slide down, is called angle of repose, is called angle of repose। क्या बोला, बोलो, एंगल ऑफ रिपोज मतलब मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एट विच हॉरिजॉन्टल, एट विच, है ना, द बॉडी प्लेस्ड ऑन द प्लेन जस्ट बिगिन्स टू स्लाइड, मतलब कितने एंगल में ना स्लाइडिंग करना चालू कर देगा वो। मैं एक ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा हूँ, है ना, मोशन में नहीं आ रहा है ना, धीरे धीरे ऐसे करूँगा तो वो देखो मोशन में आ गया, समझ पाए ना, ऐसे था मोशन में नहीं आ रहा था, जैसे मैं ऐसे किया स्लाइड में आ गया। ये जो स्लाइड किया ना, कितने एंगल में हॉरिजॉन्टल के साथ, मिट्टी के साथ कितना एंगल में किया, स्लाइड करना शुरू हुआ,
उस एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। किसी किसी बुक में इसको थीटा आर मानते हैं, किसी किसी बुक में इसको अल्फा मानते हैं। कुछ भी मानो, कॉन्सेप्ट सीखो, ठीक है। अच्छा, तो ड्राइंग करते हैं। मतलब इधर हम लोग का कौन सा सरफेस आ गया? स्लाइडिंग सरफेस आ गया। याद आ रहा है ना? स्लाइडिंग सरफेस में क्या हो रहा था? एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा ऐसे करके तोड़ रहा था, वही बात था फ्रिक्शन में, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे बोलो? थीटा आर लिख सकते हो, नहीं तो अल्फा लिख सकते हो। अलग अलग बुक में सिंबलाइज अलग अलग किया है, ठीक है। तो चलो ड्रॉ करो इसको। पहले तो इसको थीटा मानो, ठीक है। एम जी साइन थीटा, इतना तक पढ़ाई हुआ था। जल्दी से ड्रॉ कर लो, जल्दी से ड्रॉ करो। अच्छा, तो देखो n मेरा क्या होगा? एक्चुअली एस डायरेक्शन है। n का डायरेक्शन क्या? देखो n का वैल्यू क्या होगा बोलो? एम जी कॉस थीटा। n का वैल्यू क्या होगा? एम जी कॉस थीटा, ये। अच्छा, अच्छा, बॉडी का मोशन करने का टेंडेंसी इधर है, तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा? है ना, फ्रिक्शन कैसे लगेगा? अच्छा, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या लिखूंगा बोलो? मैक्सिमम फ्रिक्शन, इसका मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा? म्यू एस इंटू एन। तो म्यू एस इंटू एन क्या होगा? एम जी कॉस थीटा। बोलो, इसमें कोई डाउट है? अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट ना जस्ट अबाउट टू स्लाइड रहेगा, क्या बोलेगा? अगर ऑब्जेक्ट जस्ट अबाउट टू स्लाइड मतलब स्लाइड करने ही वाला है, उस टाइम क्या हुआ होगा बोलो तो? उस टाइम एम जी साइन थीटा के साथ, इसका मतलब ये फोर्स के साथ ये फ्रिक्शन फोर्स सेम में आ गया होगा। ये सर नो सेम में आ गया होगा। अब जैसे ही ये फोर्स ज्यादा होगा इससे, अब वो स्लाइड करना चालू करेगा। अगर मैं बोल रहा हूँ जस्ट अबाउट टू स्लाइड, क्या बोल रहा हूँ? जस्ट अबाउट, इसका मतलब क्या है? मैं एंगल ऑफ रिपोज के तरफ में आ चुका हूं। अरे बात को समझो, एंगल ऑफ रिपोज का मतलब क्या है? ऐसे एंगल जिस एंगल से स्लाइड करना चालू होता है ना, शुरू हो रहा है। इसका मतलब मैं, ये मेरा कंडीशन है। कब चालू होना शुरू होगा? जब ये फोर्स के साथ ये फोर्स लगभग सेम में आ जाएगा, तब चालू होना शुरू होगा। अब जब ये ज्यादा हो जाएगा तब वो स्लाइड मतलब होना मतलब होगा। जब शुरू हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मेरा जो थीटा है ना, वो थीटा आर के साथ सेम हो गया है, तब ना वो चालू हो गया। थीटा आर क्या है? मिनिमम कौन सा एंगल मुझे चाहिए जिस एंगल में ऑब्जेक्ट का मोशन चालू होगा, है ना? जस्ट अबाउट टू स्लाइड। अगर मैं ये बातें बोल रहा हूं, जस्ट अबाउट टू स्लाइड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एम जी साइन थीटा आर या अल्फा, है ना? इस थीटा का जगह क्या लिख सकते हो? अल्फा लिख सकते हो। समझ पा रहे हो ना? मैं इसको बढ़ाते 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 थीटा आर तक ले आया हूं, इसीलिए मैं जस्ट अबाउट टू स्लाइड लिख पा रहा हूं।
इज इक्वल्स टू क्या होगा, इस फोर्स के साथ सेम होगा, फ्रिक्शन फोर्स के साथ क्या है ये, म्यू एस इंटू एम जी। तो क्या मिला मुझे बोलो, क्या मिला इधर, टैन थीटार, क्या मिला, टैन थीटार इक्वल टू क्या मिला, म्यू एस, क्या मिलेगा, म्यू एस। कब मिलेगा ये, जब वो जस्ट अबाउट टू स्लाइड रहेगा। इसको सब अच्छे से सजा के लिखना है एग्जाम में। सर एग्जाम में आज अच्छा। मेडिकल स्टेट का ध्यान देना चाहिए, तो डेटा आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब थीटा आर कितना होगा, टैन इनवर्स, क्या होता है, टैन इस तरफ आएगा तो टैन इनवर्स हो जाता है। ये क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। लिख लो जल्दी से। सुनो, केस वन में क्या लिखेंगे, थीटा इज लेस देन थीटा आर। इसका मतलब मेरा जो एंगल है ना वो एंगल ऑफ रिपोज से कम है। इसका मतलब स्लाइड होगा कि नहीं होगा, स्लाइड नहीं हुआ, क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज क्या है, मिनिमम एंगल है जहां पर स्लाइड शुरू होता है, उससे कम है, इसका मतलब स्लाइड शुरू नहीं होगा। अगर स्लाइडिंग नहीं हुआ है, बॉडी किस में है, रेस्ट में, तो कौन सा फ्रिक्शन आएगा काम में, बात समझ में आ रहा है ना, बस इसको ही लिखना है। तो क्या लिखोगे, नो स्लाइडिंग। नो स्लाइडिंग मतलब क्या है, बॉडी रेस्ट पे है, रेस्ट पे है मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन में काम करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन काम में आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू क्या होता है, अप्लाइड फोर्स के साथ सेम होता है। अरे इतना समझ में आ रहा है सुबलक्ष्मी, अच्छा। नेक्स्ट में क्या है, केस टू। केस टू में क्या है, थीटा इक्वल टू थीटा आर, क्या है, थीटा इक्वल टू थीटा आर। इसमें क्या होगा, थीटा आर तक आ चुका है, मतलब स्लाइड होना शुरू हो गया है, जस्ट अबाउट टू स्लाइड, जस्ट अबाउट टू स्लाइड। क्या होगा इसका मतलब, लिमिटिंग फ्रिक्शन काम में आएगा, है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन काम में आएगा। तो एफ एल इक्वल टू क्या होगा, म्यू एस इंटू एन। नेक्स्ट केस क्या आएगा, केस थ्री। केस थ्री में क्या आएगा, थीटा जब ग्रेटर देन थीटा आर, तो मेरा कौन सा फ्रिक्शन काम में आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना। अब स्लाइडिंग, स्लाइडिंग स्टार्ट्स, तो क्या आएगा, एफ के आएगा, म्यू के इंटू एन आएगा काम। बोलो, जस्ट अबाउट टू स्लाइड। भावना को समझो ना, इतना इंग्लिश अभी मैं अगर गोल अच्छे से लिखूं और क्या होगा, है ना। हम लोग को मेन काम क्या है,
नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, Sir, case two एक read करो देखो। जस्ट अबाउट टू स्लाइड। Weights. क्या 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 सर बोले? जस्ट अबाउट टू स्लाइड, उधर क्या लिखा हो वही पूछ रहे हैं, अच्छा, जल्दी यार। Sir, just about to slide. लिखो इक्वेशन ऑफ मोशन, हेडिंग लिखो, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन, ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन, रफ इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, इसका भी 3 केस है। पहला तो केस 1, केस 1। हाँ, तो देखो केस 1, ठीक है, लिखो केस 1 लिखो। व्हेन बॉडी Equation of motion in a rough. इंक्लाइंड प्लेन, अब थोड़ा जल्दी, केस 1। हाँ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, केस 1 Done, sir, लिखो, done. व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउनवर्ड ड्यू टू एक्सेलरेशन ए and friction force F Your object is moving downward due to acceleration A and the force of friction F between the inclined plane, between the inclined plane and the body, force of friction F between the inclined plane and the body। ठीक है, इसका मतलब मोशन अभी कहाँ पर हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है, डाउनवर्ड मोशन। केस 1 में क्या है, मोशन किस में है, डाउनवर्ड। अच्छा, ये एंगल क्या है, थीटा। मोशन किस में हो रहा है, डाउनवर्ड मोशन हो रहा है। अगर मोशन ऐसे हो रहा है, एक्सेलरेशन क्या है, ऐसे हो रहा है बोल रहा है। तो इसको तो पहले तो तोड़ो, पहले तो इसको तोड़ो। कैसे तोड़ोगे, नीचे mg, इस तरफ क्या आ जाएगा, mg साइन थीटा, इस तरफ क्या आ जाएगा, n, इस तरफ क्या होगा, mg cos थीटा। ठीक है, अगर बॉडी का मोशन होने का टेंडेंसी इधर है तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा, फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन क्या होगा, अपोजिट लगेगा। समझ में आया, तो चलो लिखना चालू करो। क्या होगा बोलो, एम जी साइन थीटा माइनस एफ, दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जो मैं लिखा था। अच्छा, एफ इधर क्या होगा बोलो, एफ म्यू Sir, ये figure का Into draw N. बता दो कि म्यू, ये क्या होगा, एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा। ठीक है, सर थोड़ा सा तो drop एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम ए। तो एम अगर सब में कॉमन ले लिया तो क्या बचा, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इक्वल टू ए। इधर एम से एम, इधर से एम काट दो, तो ए कितना बचा, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ये होता है क्या, एक्सेलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट।
लिखना हो गया? सुनो क्या बोल रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, नीचे स्लाइड हो रहा है। ऑब्जेक्ट अगर नीचे स्लाइड हो रहा है इसका मतलब ये फोर्स बड़ा है। ऑब्जेक्ट अगर नीचे स्लाइड हो रहा है इसका मतलब ये फोर्स बड़ा है और ये फोर्स क्या है, छोटा है। तो नीचे स्लाइड हो रहा है बोल रहा है, इसका मतलब दिस माइनस दिस एक्सेलरेशन जो अब तक हम लोग लिखते आए हैं वही लिखा। ये फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, म्यू इंटू एन। म्यू तुम बोलोगे सर म्यू के है या म्यू एस है, वो देखा जाएगा जब देगा, क्वेश्चन में देगा उस हिसाब से देगा। ठीक है, म्यू एस हो सकता है, म्यू के हो सकता है, अभी के लिए हम लोग लिखें। ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे सर इधर म्यू के होगा, क्यों? क्योंकि बॉडी स्लाइड कर रहा है। हाँ ये भी होगा सही। ठीक है, क्वेश्चन में वो देगा, करेंगे। एम जी कॉस थीटा लिखा, एन का वैल्यू क्या है, एम जी कॉस थीटा है लिखा। अब एम कॉमन लाया, सॉल्व किया, एक आंसर आ गया। ठीक है, ये क्या है, एक्सेलरेशन जब बॉडी नीचे आ रहा है। अच्छा अब मतलब क्या होगा, बॉडी अपवर्ड जा रहा है। अच्छा क्या अभी पॉसिबल है कि बॉडी ऐसे अपने आप अपवर्ड में मतलब जाएगा? पॉसिबल है नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो लिखोगे उसको केस 2 में, केस 2 में लिखेंगे 2030 ये क्या होगा, ऊपर एन है ना, इधर क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, फोर्स अप्लाइड हो रहा है, नहीं तो बॉडी अपवर्ड नहीं जाएगा। ये केस 2 है सर, केस 2 है। ठीक है, ये थीटा है, एम जी कॉस थीटा। हाँ, और फ्रिक्शन किस तरफ से लगेगा, इस तरफ ऑब्वियसली, है ना। लिख लेना कि व्हेन बॉडी इज मूविंग अपवर्ड ड्यू टू फोर्स एफ अप्लाइड, व्हेन बॉडी इज मूविंग अपवर्ड ड्यू टू अ फोर्स एफ अप्लाइड, Please repeat. when body is moving upward due to a force F applied। तो ड्यू टू फोर्स एफ इज अप्लाइड, इसमें क्या है। अच्छा एन इक्वल टू क्या होगा, एम जी कॉस थीटा। ठीक है, एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। एफ मुझे मिल गया। अच्छा देखो तो एफ इक्वल टू क्या होगा, कब बॉडी मूव करना चालू करेगा, जब ये फोर्स सेम होगा तब। एफ प्लस एम जी साइन थीटा। अरे ये सर नो, जब मेरा अप्लाइड फोर्स ये दोनों फोर्स के समान या उससे ज़्यादा होगा, सेम या ग्रेटर होगा, तब जाके चलना शुरू होगा। इसका मतलब इसको इक्वल टू प्योरली ना देके ग्रेटर देन इक्वल टू लिख सकता हूँ। तो एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ बोलो, एफ म्यू एम जी, है ना, म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा। अब एफ इक्वल टू क्या है, एम ए होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, म्यू जी कॉस थीटा प्लस जी साइन थीटा। एम से एम कट गया, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, जी बाहर, म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। उधर जो था इधर देखो वही है, बस डिफरेंस क्या है, बीच में प्लस साइन है, उधर माइनस साइन था। ये सब कुछ डेरिवेशन में आएगा। जेटा खाता है लिखचो, ठीक है, वो तुम लोग उसको किसी भी बुक मान लो, उसको रट के जाना। कॉपी अगर क्लियर नहीं है तो फिर एफ ग्रेड पाने में तुमको कोई नहीं रोक सकता है। बोलो ये हो गया, समझ में आया? चलो 2 सम्स करते हैं, फिर अच्छा सम्स एच सी वर्मा से करेंगे। लिखो लिखो लिखो।
क्वेश्चन है, लिखो a block of mass 5 kg, a block of mass 5 kg, mass 5 kg raised on an inclined plane सर जो आस्ते आस्ते at an angle 30 degree with horizontal with horizontal if the block just begins to slide, then what is the coefficient of static friction, between the block and the surface, क्या हो रहा है देखो, जस्ट अबाउट टू स्लाइड है ना, क्या मतलब है इसका? देखो क्वेश्चन, हाँ ये देखो है ब्लॉक है ना, कितना डिग्री है ये? 30 डिग्री। ये क्या है? ब्लॉक। अच्छा, ब्लॉक क्या कर रहा है? देखो ब्लॉक का मास दिया है यहाँ 5 kg, तो नीचे कितना अप्लाई हो रहा है? 5g। ऊपर क्या अप्लाई हो रहा है? और इस तरफ क्या अप्लाई हो रहा है? 5g cos 30। इस तरफ क्या अप्लाई हो रहा है? 5g sin 30। ठीक है, इतने में से किसी का डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब क्या बोला है? जस्ट अबाउट टू स्लाइड अगर वो ऐसे करने वाला है, क्योंकि ऐसे फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगेगा? ऐसे। कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जस्ट अबाउट टू स्लाइड, इसका मतलब क्या है? म्यू एस किसके साथ सेम होगा? 5g sin 30 के साथ सेम होगा। अरे ये इसके साथ सेम है, इसीलिए जस्ट अबाउट टू स्लाइड है। अब थोड़ी देर के बाद ये अगर ज़्यादा हो गया, ऐसे स्लाइड कर जाएगा। समझ में आया? अच्छा, म्यू एस के जगह में क्या लिख सकते? अच्छा, अब n इक्वल टू क्या है? n 5g cos 30 है। जल्दी लिखो। अगर मैं दोनों को डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? fs डिवाइडेड बाई n क्या मिलेगा? 5g कट जाएगा, tan 30 मिलेगा। tan 30 कितना होता है? क्या होगा? √3/2 1/√3 है ना, इंटू। ठीक है, तो यही मेरा क्या होता है? जस्ट अबाउट टू स्लाइड में देखो, जस्ट अबाउट टू ये मुझे क्या देगा? म्यू एस इक्वल टू 1/√3। देखो अगर तुम लोग कॉपी चेक करो, जस्ट अबाउट टू स्लाइड में मैं एक लाइन लिखा था, म्यू एस इक्वल टू टैन थीटा आर। हाँ, तो इसको डायरेक्टली भी इधर पुट कर सकते थे, इतना ना करके डायरेक्टली tan 30 पुट कर लेते। और एक बार थोड़ा, अगर एग्जाम में ये फॉर्मूला नहीं याद आया तो कॉन्सेप्ट समझो ना, ये दोनों इक्वल होगा। ये मेरा क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। थोड़ा लिमिटिंग के पास आ गया है, जस्ट अबाउट टू स्लाइड है। जस्ट अबाउट टू स्लाइड इसका मतलब क्या है? लिमिटिंग के पास आ चुका। तुम बोलो सर इसको आप स्टैटिक क्यों लिखे? ठीक, जस्ट अबाउट टू स्लाइड है, इसको एफएल भी लिख सकते हो। स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू को ही लिमिटिंग बोलते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन का ही एक पार्ट है। ठीक है, समझ में आया? 1/√3 कोएफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, अ ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ 1 kg
a block of wood of 1 kg, wood block 1 kg resting on a inclined plane of 30 degree. Just starts sliding down. If coefficient of friction is 0.2, देखो कोएफिशिएंट अब बोल रहा है ये स्टैटिक है कि लिमिटिंग है, नहीं बोलेगा, वो तुमको समझना पड़ेगा. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2, देन फाइंड द वेलोसिटी after 5 सेकेंड. देन फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड. ब्रैकेट में टेक g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तुम लोग को ये डायग्राम फिर से करना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास ऑप्शन है, मैं बस इसको थोड़ा बहुत हटा के कुछ ना कुछ कारसती कर सकता हूँ, है ना. ये क्या है, 1 kg है, ये सबको हटाओ, ये 1 लिखो, इसको भी 1 लिखो, है ना, क्योंकि 1 kg है. एंगल सेम दिया है ना 30, ये है ना. और स्लाइडिंग डाउन का फॉर्मूला क्या था अभिलाषा? स्लाइडिंग डाउन का फॉर्मूला क्या था? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अब भी लिखे हैं, क्या था? हाँ, टैन था. केस 1 चेक करो, केस 1 स्लाइडिंग डाउन है. यस, साइन थीटा माइनस म्यू जी, है ना, म्यू कॉस थीटा, यही तो था, है ना. अच्छा, तो देखो जी का वैल्यू क्या है 10. अब साइन 30, अब ये कितना होगा 0.2, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देखो दिया है, ये कितना होगा कॉस 30, तो क्या होगा 10 1/2 माइनस 0.2 इंटू √3/2. अब ये तो 5 माइनस ये जाएगा तो 5 इंटू 0.2, अरे 10 इधर मल्टीप्लाई हुआ, 2 काटा 5 इंटू √3, है ना. तो 5 माइनस ये √3 होगा, है ना, जो भी आ रहा है 3.268, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्या चाहिए? वेलोसिटी चाहिए, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी. यू कितना है? इनिशियल वेलोसिटी क्या है? वुडन ब्लॉक देखो रेस्टिंग में दिया है, इसका मतलब 0. ए कितना है? 3.26, है ना, 8 इंटू टी कितना दिया है 5 सेकेंड, जो होगा वही आंसर. कितना है आंसर है 16.34 मीटर पर सेकेंड. देख पा रहे हो, इससे उसको लिंक कर दिया, क्या मोशन इन 1D को लिंक किया है. कैसे लिंक किया है समझ में आ रहा है? एक्सेलरेशन निकालो, उधर पुट कर दो. ठीक है, इसको ये अगर याद नहीं आएगा एग्जाम में तो क्या करोगे? ये देखो स्लाइडिंग डाउन हुआ है, मैं जैसे किया था उसको करना पड़ेगा, दिस माइनस दिस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जो हम लोग किए हैं थोड़ी देर पहले जो डेरिवेशन. इसीलिए बोला हूँ डेरिवेशन करना पड़ेगा तुम लोग को, नहीं तो नहीं एग्जाम में याद आएगा. समझ पा रहे हो? हाँ. बोलो, √3/2 ये जब इधर मल्टीप्लाई हुआ, ये कटा ना 10 5 हुआ, फिर 0.2 मैंने 1/5, फिर ये कट गया 1 मिला, √3 लिखा. ये वाला 1/2, इसको कटा 5 मिला. अरे ये 10 इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना. क्या बेसिक मल्टीप्लिकेशन पूछ रही है. ठीक है, ये तुम्हारा पूरा क्या था? हाँ, 0.2 के साथ इसको काटो ना. अरे ये इसके साथ काटो, 2 मिला, 2 काट दो, कुछ भी करो भाई, मल्टीप्लिकेशन है, इसको क्यों पूछ रहे हो? नहीं समझ में आया? अच्छा, तो
ये था क्या, फ्रिक्शन का बेसिक्स। एक ही हेडिंग बचा है फ्रिक्शन का, ब्लॉक ऑन ब्लॉक। ठीक है, स्कूल में हुआ है ब्लॉक ऑन ब्लॉक, ब्लॉक के ऊपर ही ब्लॉक और एक ब्लॉक रखा है। अच्छा, ब्लॉक ऑन ब्लॉक कराना है, लेकिन अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में ही हम लोग का फ्रिक्शन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मेरा ख़त्म हो जाएगा, अब तुम लोग तुम्हारा देखो। बाकी हमारे क्वेश्चन लिखो। चलो, ये एच सी वर्मा का क्वेश्चन शुरू हो रहा है। ठीक है, पेज नंबर 87, जो ऑनलाइन के बच्चे हैं, पेज नंबर 87। क्वेश्चन लिखो। अ बॉय ऑफ मास 30 kg, अ बॉय ऑफ मास 30 kg sitting on his horse, हॉर्स घोड़ा के ऊपर एक लड़का बैठा हुआ है। ठीक है, अ बॉय ऑफ मास 30 kg सिटिंग ऑन हिज हॉर्स, द हॉर्स स्पीड the horse speed up sorry the horse speeds up at an average acceleration of 2 meter per second square, at an average acceleration of 2 meter per second square. Then part A question, part A, 2 meters per second. if the boy does not slide back, what is the force of friction, exerted by the horse on the boy, part B, by the horse on the boy, What is the force of friction exerted by the horse on the boy. ठीक है, part B question, if the boy slides back, during the acceleration, what can be said about the coefficient of static friction? What can be said about the coefficient of static friction? During the acceleration, slides back during the acceleration, what can be said about the coefficient of static friction between horse and the boy? Take G equal to 10 meter per second square. Between horse and boy. G को 10 लेने के लिए बोला है, G 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान से समझो। तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होता है ये बुक, थोड़ा हार्ड बुक है, আমাদের বইটার নাম पूछना तुम लोग के टीचर को पूछना, अच्छा बुक होता है। जिस स्कूल में पढ़ रहे हो अलग अलग पूछना। सुनो, अच्छा सुनो, घोड़ा के ऊपर कोई बैठा हुआ है, तो वो जब घोड़ा को जब चला रहा होगा ना, वो जो उसका जो सीट बेल्ट जो घोड़ा को पहन के उसके ऊपर बैठते हैं, उसको मतलब क्या बोलते हैं, वेव्स मतलब बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, वो जिसके ऊपर बैठते हैं ऐसे करके ना। जब घोड़ा चलेगा, है ना, जब
घोड़ा जब चलेगा तो गिरने का टेंडेंसी क्या है, मतलब बोल रहा है बैक है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, सामने। देखे हो ना कभी कभी ऐसे ऐसे जो खींचते हैं, है ना, तबड़क तबड़क मतलब जो चलते हैं, है ना, तो ऐसे होते हैं ना, क्योंकि वो जो हवा आता है और जो घोड़ा का जो मोशन के लिए वो जो स्लिप करता है ना, तो उसके लिए मतलब क्या आता है, एक फ्रिक्शन एक फ्रिक्शन आएगा, आगे की तरफ आएगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि तुमको गिरने का टेंडेंसी क्या है, पीछे है, तो तुमको बचा रहा है फ्रिक्शन, सामने एक अप्लाई करके फोर्स। समझ पा रहे हो। तो अगर देखो घोड़ा बनाने में ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, ये ये लग रहा है ना जो बैलून्स का जो पीछे पता नहीं है। ना छोटे बड़े ब्लॉक नहीं खेलते ना। ठीक है, कुछ भी हो, ठीक है, ये घोड़ा है। सर अपनी बुलंद माथे का तो एरोप्लेन का इंजन होता है, माथे में से गिरे हम अभी तक कहीं से नहीं गिरे, सिर्फ सीढ़ी से। सर बनाएंगे ना, बैकग्राउंड कौन ड्रॉ करेगा? बोलो। अच्छा, ये अगर एक ऑब्जेक्ट है ना, इस पूरा का एक ऑब्जेक्ट मानो, फोर्स इस तरफ, नीचे क्या लगेगा, mg, ऊपर के पार्ट ए में क्या बोला है, पार्ट ए में अगर ऑब्जेक्ट नहीं गिर रहा है, गिर नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है, स्लाइडिंग नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है बोलो, इसका मतलब क्या, मतलब मेरा देखो, इसका मतलब इधर ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ऐसे जा रहा है ना, ऑब्जेक्ट तो ऐसे जा रहा है, गिर नहीं रहे हो, इसका मतलब ये जो फोर्स है ना, ये जो फ्रिक्शन फोर्स F माइनस इस तरफ से कोई फोर्स नहीं आ रहा है, इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अरे तुमको वो बैलेंस कर दे ले रहा है ना, इसका मतलब तुम्हारा इस तरफ जो फोर्स है इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन सर सेम हो रहा है। बोलो फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स देखो, इधर देखो कॉन्सेप्ट बदल गया, ध्यान से देखो। एफ का फॉर्मूला क्या है, म्यू एस इंटू एन था, म्यू के इंटू एन था, यही तो था। फ्रिक्शन फोर्स का हम फॉर्मूला क्या पढ़े थे, लिमिटिंग फ्रिक्शन का म्यू एस एन, इधर क्या पढ़े थे, म्यू के एन, यही तो पढ़ के आए थे। देखो इधर देखो क्या लग रहा है, इसीलिए बोल रहा हूँ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है। क्या बोला बोलो, इधर एक बॉय है घोड़ा को चला रहा है, अगर वो नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा मतलब क्या है, मतलब इस तरफ फ्रिक्शन फोर्स आया, क्यों, क्योंकि जब वो घोड़ा चला रहा होगा इस तरफ वो गिरने वाला है, ऑपोजिट में एक फोर्स लगता है ना। बोल रहा है कि नहीं गिर रहा है, इसका मतलब क्या है, इस तरफ कोई भी फोर्स नहीं है, इसका मतलब इस तरफ फोर्स जा रहा है फ्रिक्शन फोर्स, तो दिस माइनस जीरो इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ, देखो लिखा हूँ, तो वही मेरा फ्रिक्शन फोर्स आ गया। देख पा रहे हो, ये फॉर्मूला अलग था, ये देखो अलग कॉन्सेप्ट से आ रहा है। अच्छा ठीक है, तो क्या होगा, F इक्वल टू एम, एम कितना है 30, ए कितना है, ए कितना दिया है 2, तो कितना होगा 60 न्यूटन, क्या होगा 60 न्यूटन। अच्छा सर अपनी नीचे समझ पा रहे हो, मतलब इसका जो ये जो घोड़ा का जो एक्सेलरेशन है और बॉय का एक्सेलरेशन है, दोनों सेम हो रहा है, इसीलिए ये स्लाइड नहीं कर रहा है। जैसे थोड़ा सा इधर उधर होगा तो ये स्लाइड करना चालू कर देगा। एक बार लिख सकते हो, एज द बॉय डज नॉट स्लाइड बैक, इट मीन्स acceleration A is equals to acceleration of the horse. Acceleration A is equals to acceleration of the horse. ठीक है, नेक्स्ट बी पार्ट। बी पार्ट में क्या बोला है, जब वो बी पार्ट में क्या है, जब वो स्लाइड क्या बोला है बोलो, स्लाइड्स बैक, अब वो स्लाइड कर रहा है, ठीक है, लिखो इफ द बॉय
स्लाइड्स बैक मतलब स्लाइड कर रहा है, इसका मतलब स्लाइड्स बैक, द हॉर्स कुड नॉट exert a friction of 60 न्यूटन ऑन द बॉय। मतलब समझ पा रहे हो, कुड नॉट exert 60 न्यूटन ऑन द बॉय। 60 न्यूटन अप्लाई करेगा तो वो नहीं गिर रहा था। अब मतलब क्या हो रहा है, अब बोल रहे हो वो गिर जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो 60 न्यूटन अप्लाई कर रहा था ना घोड़ा का वो जो सरफेस है ना, उसका जो मतलब जो पीठ का सरफेस उसके ऊपर, तो वो और फोर्स, उतना फोर्स वो अप्लाई नहीं कर पा रहा है, उतना फ्रिक्शन वो अप्लाई नहीं कर पा रहा है ऑब्वियसली। नेक्स्ट लिखो, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा बोलो। स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस इक्वल टू क्या होगा, म्यू एस इंटू एन। म्यू एस क्या है पता नहीं, एन क्या होगा एम जी, है ना। और ये क्या होगा 60 से छोटा हो रहा है। जब 60 में था तब स्टैटिक फ्रिक्शन ही काम कर रहा था, स्लाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब कौन सा फ्रिक्शन काम कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये जो फ्रिक्शन क्या है स्टैटिक फ्रिक्शन। अब बोल रहा है स्लाइड हो जा रहा है, स्लाइड हो जा रहा है मतलब क्या होगा, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन था है ना, ये क्या हो रहा है 60 से कम हो जा रहा है। अब वो स्लाइड होने वाला है, जितना भी फ्रिक्शन हो रहा है वो 60 से कम हो जा रहा है, तो म्यू एस इंटू एम जी। अच्छा, तो म्यू एस के बारे में बोलने के लिए बोला है, एम कितना बोला है बोलो 30 इंटू जी कितना है 10। तुम बोलो सर इधर म्यू एस क्यों लिखे हैं, वो तो स्लाइड हो रहा है, गिरने वाला है। अरे क्वेश्चन पढ़ो, वो पूछा ही है स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में कमेंट करने के लिए। तो क्या होगा 0.2, तो म्यू एस क्या है 0.2। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई भी यूनिट नहीं होता है। कोई भी यूनिट नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में और सब पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए यही रहेगा। Thank you, sir.